सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं एच.ओ. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों व्यवस्था तंत्र की रचना, प्रक्रिया अथवा क्रम की, कि व्यवस्था तंत्र की कौन सी प्रक्रिया या क्रम हो सकते हैं। व्यवस्था तंत्र की रचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है दोस्तों। अयोग्य रूप से रचित व्यवस्था तंत्र लंबे समय तक नहीं टिक सकता और इस प्रकार रचित व्यवस्था तंत्र के साथ इकाई धीरे धीरे भी नष्ट हो जाती है। ऐसा पीटर एफ ड्रकर का कथन है। व्यवस्था तंत्र की रचना द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसकी रचना उचित रीत से होनी आवश्यक है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि हम किसी भी वस्तु की रचना लिखते हैं, चाहे फिर वो व्यवस्था तंत्र हो, आयोजन हो, नियंत्रण हो, अदरवाइज़ कुछ भी हो, तो हमें जो मुद्दे हैं हमेशा क्रम से लिखने हैं। मुद्दे को आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, क्रम है, रचना है, स्टेप है, सोपान है, तो हमें इसे हमेशा क्रम से लिखना है। तो व्यवस्था तंत्र की रचना भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यदि यह रचना सही ढंग से तैयार की जाएगी तो इकाई का विकास होगा और इकाई में कार्य कारण का संबंध स्थापित होगा। सबसे पहला है लक्ष्यों की स्पष्टता करना। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूर्व इकाई के लक्ष्य को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। इकाई के मुख्य और गौण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था तंत्र का ढांचा रचा जाता है। इकाई के लक्ष्यों के सुसंगत किस प्रकार का व्यवस्था तंत्र गठित किया जा सके, इसके लिए लक्ष्यों की स्पष्टता व्यवस्था तंत्र की रचना का प्रथम सोपान है। दोस्तों, यदि लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो सरलता से हम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और सही ढंग से व्यवस्था तंत्र की रचना भी कर पाएंगे। इसीलिए लक्ष्यों का स्पष्ट होना आवश्यक है, फिर वह लक्ष्य मुख्य हो या गौण हो। दूसरा मुद्दा है कार्यों की सूची। एक बार लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद व्यवस्था तंत्र के ढांचे में क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे उसकी सूची तैयार की जाती है। यह सूची तैयार करते समय कोई महत्वपूर्ण कार्य न रह जाए और किसी कार्य को दोहराया न जाए, इसकी सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए कार्यों की सूची तैयार करने के बाद उस पर पर्याप्त विचार विमर्श के आधार पर अंतिम विभाजन किया जाता है। अर्थात सबसे पहले हम लक्ष्य स्पष्ट करेंगे। लक्ष्य एक बार स्पष्ट हो जाए, उसके बाद लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं उसकी सूची तैयार करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई कार्य दोहरा न जाए और किसी कार्य को करना न रह जाए, सूची में लिखना न रह जाए, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तीसरा मुद्दा है कार्य का विभागीकरण करना। कार्य की सूची तैयार करने के बाद उस सूची में दर्शाए गए कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े तथा एक समान कार्यों को एक समूह में रखकर कार्य करवाया जाता है। अलग अलग दोस्तों अब यहाँ पर समूह बना देंगे एक समान कार्यों का। जैसे विक्रय विभाग के कार्यों को विक्रय का काम सौंप देंगे, क्रय विभाग के कार्यों को क्रय का काम सौंप देंगे। वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को क्रय करेगा। हिसाब के लिए हिसाबी विभाग को काम सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग विभागों में कार्य को विभाजित करके श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जा सकता है।
विभागीकरण के लिए इकाई के स्वरूप के अनुसार, भौगोलिक विस्तार के अनुसार, कार्य के अनुसार आदि रूप में विभाजित किया जा सकता है। जैसे समग्र देश में वस्तु का विक्रय करने वाली इकाई का विभाजन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, मध्य जैसे अलग अलग जोनों में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार कार्य के अनुसार विक्रय विभाग में विज्ञापन करना, पैकिंग कार्य, वितरण कार्य आदि विषयों के आधार पर अपने इकाई का विभागीकरण कर सकते हैं। तो लक्ष्य स्पष्ट करना, उसके बाद कार्य की सूची तैयार करना, अलग अलग कार्य को जो है सूचित करना और उन कार्यों को, एक समान कार्यों को एक ही विभाग में रखना, यानी कार्य का विभागीकरण करना। कार्य का विभागीकरण होने के पश्चात विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना होता है दोस्तों। तो कार्य का उचित विभागीकरण करने के पश्चात विभाग के कार्य का दायित्व उठा सके ऐसे विभागीय पद और उसके लिए उचित योग्यता निश्चित की जाती है। जैसे विक्रय विभाग के लिए विक्रय अधिकारी, क्रय विभाग के लिए क्रय अधिकारी, उत्पादन विभाग के लिए उत्पादन अधिकारी, ऐसे अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग विभागीय पद, अलग अलग अधिकारी निश्चित किए जाते हैं और उन अधिकारियों की योग्यता भी निश्चित की जाती है। जैसे कि विभागीय प्रमुख के अधीन अन्य पद या स्थान निश्चित करने का कार्य इसी क्रम में करते हैं। फिर पांचवा है अधिकार और दायित्व सौंपना। एक बार विभागीय पद, उप विभागीय पद और योग्यता निश्चित हो जाती है, उसके बाद प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने दायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकार भी हमें देने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कौन से पदाधिकारी का किसके प्रति दायित्व होगा इसकी स्पष्टता होती है। अधिकार और दायित्व का प्रमाण उचित रूप से बना रहे, यह भी क्रम में अति आवश्यक है। तो हमने सर्वप्रथम लक्ष्यों की स्पष्टता करी, उसके बाद कार्य की सूची तैयार करी, कार्य की सूची तैयार करने के बाद समान कार्य को एक विभाग में रखा, यानी कि विभागीकरण करा। विभागीकरण करने के बाद प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय पद और उस पद के लिए योग्यता निश्चित करी। जैसे कि उत्पादन विभाग के लिए उत्पादन अधिकारी, विक्रय विभाग के लिए विक्रय अधिकारी, ऐसा पद निश्चित करा। पद निश्चित करने के बाद उन्हें हमने दायित्व सौंपा कि उन्हें क्या काम करना है और वो काम को पूरा करने के लिए अमुक अधिकार भी सौंप दिए। अब छठे क्रम पे आता है अंतर संबंधों की स्थापना करना। विविध पदाधिकारी व्यक्तियों को उनके अधिकार और दायित्व सौंपने के पश्चात उनके मध्य अंतर संबंधों की स्थापना स्पष्ट रूप से हो, यह आवश्यक होता है। विभागीकरण द्वारा व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, परंतु इसे विकेंद्रित प्रवृत्तियों और कार्यों के संकलन के उद्देश्यों से अंतर संबंधों की स्पष्टता के लिए केंद्रित भी बनाया जा सकता है। तो अब हम अंतर संबंध स्थापित कर लेंगे। अंतर संबंध स्थापित हो गए, यानी कि अलग अलग अधिकारियों के मध्य संकलन बन गया, अलग अलग विभागीय पदों के बीच में सुमेल संबंध बन गए। उसके बाद व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार किया जाता है। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके, इसके लिए आकृति स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार होना चाहिए और इकाई में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सके। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र के नक्शे को कहाँ लगाना चाहिए? नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। खास ध्यान रखिएगा कि व्यवस्था तंत्र के नक्शे को तैयार करने के बाद
उसे कहाँ लगाया जाता है, तो उसे नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता रहा हूँ कि क्रम हमेशा क्रम में ही लिखने हैं। किसी भी प्रकार की रचना हो, सोपान हो, मुद्दे हो तो उसे हमेशा क्रम में ही हमें लिखने हैं। प्रक्रिया खास ध्यान में रखने का दोस्तों, यदि प्रक्रिया शब्द है तो क्रम ही आएगा। यहाँ पर 7 मुद्दे थे तो 7 मुद्दों को हम सब क्रम में ही लिखेंगे। सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट करना, उसके बाद कार्य की सूची तैयार करना, कार्य की सूची तैयार करने के बाद उन कार्यों को विभागीकरण करना, विभागीकरण करने के बाद विभाग के आधार पर विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना, उसके आधार पर अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। तत्पश्चात आंतर संबंधों की स्थापना करना और अंत में व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। इस प्रकार से कामों को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।